हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज नासिर राथर। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ और एक सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं एक नए एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर के साथ आया हूँ जिनका नाम है मैरी पार्कर फोलेट। तो गाइस, मैं ये सीरीज़ जो ला रहा हूँ ये खास करके उन बच्चों के लिए जो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, खास करके यूजीसी नेट के लिए, और पीजी के बच्चे जो मतलब एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, क्योंकि उनको पहले पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को फील्ड को समझने के लिए। तो मैं ये सीरीज़ उनके लिए भी लाया हूँ ताकि उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और स्कॉलर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम कंसेप्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, रटना नहीं है। हमने स्कॉलर से पढ़ना है, और जो ही हम कोई थिंकर्स को पढ़ेंगे तो उनसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के आती हैं जो हमारे और भी कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद मैरी पार्कर फोलेट। जो मैरी पार्कर फोलेट थी, ये किससे एसोसिएट थी? ये साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल से एसोसिएटेड थी, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे थिंकर्स जो 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 इस साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल से एसोसिएटेड थे, जैसे ऑडवे टीड था, हेनरी फॉयल था, जो अभी मैंने इसको डिस्कस भी किया है, ओलिवर शेल्डन भी है, और लिंडा यूरविक भी है। एक ही बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं, उनका नाम है पीटर डुकर। जो पीटर डुकर है वो मैरी पार्कर फोलेट को द प्रॉफिट ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। क्यों? उसके वर्क के लिए, उसके कंसेप्ट के लिए। मैरी पार्कर फोलेट के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो उन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं। वो कौन कौन सी? द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो 1896 में लिखी गई है। द न्यू स्टेट 1918 में लिखी गई है। क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट्स 1924 में, और डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन 1941 में, जो इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर वर्क्स हैं। तो अब कंसेप्ट हमने पढ़ना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैरी पारी फोलेट के हैं, जो हमने बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छी तरीके से समझने हैं। और ये 5 ही कंसेप्ट उनके जो मेजर कंसेप्ट हैं। पहला जो उन्होंने दिया है वह कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा है डिपर्सनलाइजिंग ऑर्डर्स एंड लॉ सिचुएशन, concept of power, authority and control, planning and coordination and leadership. So let's start with the first one, that is constructive conflict. अब ये constructive conflict जो है, ये जो फोलेट ने अपना एक पेपर उन्होंने लिखा था, और उसका टाइटल ही लिखा था, क्या लिखा था? कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। और उसको कब प्रेजेंट किया था? ब्यूरो ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने 1925 में उन्होंने उसको प्रेजेंट किया। अब फोलेट कन्फ्लिक्ट को कैसे देखती है, उस चीज़ को हमने समझना है। देखो, फोलेट क्या बोलती है कि कन्फ्लिक्ट जो है, इसको हमने एक नॉर्मल तरीके से लेना चाहिए। ये एक ऑर्गेनाइजेशन में होता ही होता है। क्या? जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक्टिविटी होती है तो कन्फ्लिक्ट आता है। और फोलेट बोलती है कि कन्फ्लिक्ट ना ही गुड होता है और ना ही बैड होता है। याद रखना, कन्फ्लिक्ट ना ही गुड होता है ना ही बैड होता है। कन्फ्लिक्ट जो है ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस और इंटरेस्ट की वजह से आता है। हाँ, ये हमारे सामने कब आता है? जब डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस हो, डिफरेंसेस ऑफ इंटरेस्ट हो, किसके बीच में? एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के बीच में, जो काम करते हैं और जिनके लिए काम किया जाता है, उनके बीच में जब डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन और इंटरेस्ट आ जाए तो उस वक्त कन्फ्लिक्ट सामने आता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब क्योंकि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे है कन्फ्लिक्ट, तो कन्फ्लिक्ट को हम अवॉइड नहीं कर सकते। जब भी कोई कन्फ्लिक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन में आता है, एक इंडस्ट्री में आता है, एक मैनेजमेंट में आता है, तो हम उस कन्फ्लिक्ट को कभी अवॉइड नहीं कर सकते। तो फोलेट बोलते हैं कि इंस्टीड ऑफ क्रिटिसाइजिंग, इससे कि हम इसको क्रिटिसाइज करें, हमने इसको क्रिटिसाइज नहीं करना है। हमें क्या करना है? इस जो हमारे पास कन्फ्लिक्ट आ रहा है, इस कन्फ्लिक्ट को पॉजिटिव वे में लेके जाना है, इसको हमने कंस्ट्रक्टिव बनाना है। अब कंस्ट्रक्टिव कैसे बनाया जाएगा? देखो, तभी ये एक टॉपिक आया कि कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट, और यही इस पॉइंट से कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट का हमारे पास पूरा एक सामने आ जाता है। बोलते हैं हमने इसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, बल्कि हमने इससे एक ऐसा आउटकम निकालना है, एक ऐसी पॉजिटिव वे में लेके जाना है कि इसको कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट बनाना है। अब कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट कैसे बनाया जाए? तो इसके लिए फोलेट क्या करती हैं? फोलेट को जो है कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट को 3 वेज में रिजॉल्व करती है। बोलते हैं देयर आर 3 वेज टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट। कैसे? पहली चीज़, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में
हमारे पास कन्फ्लिक्ट आ गया तो उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 वेज हैं, 3 तरह के रास्ते हैं, 3 तरीके हैं। पहला वे है डोमिनेशन का। डोमिनेशन का मतलब क्या है, जब कन्फ्लिक्ट आ जाए तो बोलते हैं कन्फ्लिक्ट में जब एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ विक्ट्री किसकी होगी, पहले वाले रास्ते से डोमिनेशन है, विक्ट्री ऑफ वन साइड और अदर। पावरफुल ऑलवेज विन, जिसमें ज़्यादा पावर होगी एक मैनेजमेंट में वो क्या हो जाएगा, वो विन करेगा। हाँ, और वो क्या करेगा कि बोलते चलो ठीक है ये डोमिनेशन ठीक है कि एक ही बार कन्फ्लिक्ट को मतलब जिसके पास ज़्यादा पावर होगी वो विन हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत बड़ी एक खामी है, वो क्या है कि ये हर हमेशा एक अपने अगेंस्ट जो है एक रिबल को छोड़ देता है, ये कभी भी फ्यूचर में इसको प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, डोमिनेशन की वजह से जो भी कन्फ्लिक्ट हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिसमें पावरफुल की सुनी जाएगी तो उससे क्या होगा, जो जिसकी नहीं सुनी जाएगी तो वो बंदा जो है आगे जाके फ्यूचर में उसको प्रॉब्लम कर सकता है। दैट इज़ फर्स्ट द डोमिनेशन। पहला रास्ता जो है ये है एक ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट को दूर करने का। दूसरा रास्ता जो फलट बोलते हैं कंप्रोमाइज़। कंप्रोमाइज़ में क्या बोलते हैं कि एक मतलब जब भी अगर दो बंदू मतलब 2 ग्रुप के बीच में कन्फ्लिक्ट है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ग्रुप ने अपने हिस्से का छोटा छोटा जो है क्या करना है, सेक्रीफाइस करना है, कंप्रोमाइज़ करना है, सेटल करना है। क्या मतलब कि एक ग्रुप ने भी कुछ थोड़ा सा अपनी साइड का छोड़ देना है और दूसरे ने भी छोड़ देना है, और क्या है, कंप्रोमाइज़ करना है। लेकिन इसमें क्या बोलते हैं कि फोलेट बोलते हैं कि इसमें क्या होता है कि इसमें सेक्रीफाइजिंग आ जाता है। तो इससे बोलते हैं कि ये दूसरा रास्ता भी है कंप्रोमाइज़ करने का, भी एक ज़बरदस्त तरीका है कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का। लेकिन इसमें क्या होता है, कंप्रोमाइज़ आता है, सेक्रीफाइस आता है, तो ये भी एक अच्छा तरीका नहीं है जिसमें लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़े। तीसरा रास्ता जो है वो क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या बोलते हैं कि ये एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा रास्ता है जिससे हम कन्फ्लिक्ट को कंस्ट्रक्टिव बना सकते हैं। कैसे कि नाइदर साइड्स नीड टू सेक्रीफाइस इट्स इंटरेस्ट, किसी भी साइड को अपना इंटरेस्ट सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। बोलते हैं ये वाला मेथड जो है कंप्रोमाइज़ और डोमिनेशन से बहुत ही अच्छा एक मेथड है। इंटीग्रेशन जो है एक बेस्ट मेथड है जो कन्फ्लिक्ट की रूट तक जाती है। जब वो रूट तक जाती है तो वो उस रूट की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है हमारे सामने, और क्या होती है, क्या करती है कि हमारे पास एक ऐसा रास्ता दिखाती है, ना ही एक ग्रुप को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ना ही दूसरे ग्रुप को सेक्रीफाइस करना है, और ना ही एक डोमिनेटर की सुनी जाती है। इंटीग्रेशन इज़ द बेस्ट वे टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट। हाँ, और उसी कन्फ्लिक्ट को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट, जिससे हम प्रॉब्लम की रूट काज तक जाके उस कन्फ्लिक्ट को देखते हैं कि कन्फ्लिक्ट कहाँ से आ रहा है। जब हम रूट काज तक जाके उस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करेंगे तो वो किसके इसमें दायरे में आता है, वो इंटीग्रेशन के दायरे में आता है। तो इट इज़ द बेस्ट वे टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट। और नेक्स्ट टॉपिक जो है और नेक्स्ट कंसेप्ट जो है मैरी पार्कर फोलेट का है, वो क्या है, डीप पर्सनलाइजिंग ऑर्डर्स एंड लॉ ऑफ सिचुएशंस। फोलेट बोलती है कि ऑर्डर देना जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्डर देना है। लेकिन ऑर्डर देना एक डिफ़िकल्ट टास्क भी है। क्यों? जो ऑर्डर देता है उस ऑर्डर को सुनने वाले लोग भी होने चाहिए, उसको एक्सेप्ट करने वाले लोग भी होने चाहिए। ऑर्डर ही जितना देना बड़ी बात नहीं है, उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करना भी आगे वाले करने चाहिए उसको एक्सेप्ट। हाँ, दैट इज़ द बिग थिंग। अब यहाँ पे फोलेट क्या बोलती है कि डीपर्सनलाइजिंग ऑफ ऑर्डर, हमने ऑर्डर को कैसे, यहाँ पे वो अपना कंसेप्ट देती है, शी गिव्स हर कंसेप्ट डीपर्सनलाइजिंग ऑफ ऑर्डर, और बोलते हैं कि ऑर्डर किसके बेस्ड पे होने चाहिए, बोलते हैं लॉ ऑफ सिचुएशन के बेस्ड पे ऑर्डर होना चाहिए। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई ऑर्डर देता है तो उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने वाला कोई बंदा भी होना चाहिए। हाँ, उसको मतलब अगर मैनेजर कोई ऑर्डर दे, नीचे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसको ऑर्डर को एक्सेप्ट भी करने चाहिए। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है,
कुछ लोग जो है आर्डर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट जो है, कोई सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी का कम्प्लेक्स लेके आके एक मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देते हैं। इसलिए जो है फॉलेट क्या बोलते हैं, डी पर्सनलाइज करो आर्डर को। डी पर्सनलाइज क्यों? लाभ सिचुएशन के बेस्ड पे आर्डर को दो। बोलते एक बंदे को आर्डर जो है, वन शुड नॉट गिव आर्डर टू अदर बट शुड एग्री टू टेक आर्डर्स फ्रॉम दिस सिचुएशन। हमने आर्डर नहीं देना है किसी को, बल्कि आर्डर सिचुएशन से आर्डर को लेना है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ समवन गिविंग आर्डर टू समवन, आई टेक आर्डर फ्रॉम दिस सिचुएशन। उसने तो मतलब इस चीज़ का ख़त्म ही कर दिया कि कोई पर्सनल आके इंडिविजुअल जो है, कोई इंडिविजुअल आके आर्डर देगा। नो, सिचुएशन से ही आर्डर लेंगे सारे लोग। जैसी सिचुएशन होगी वैसा आर्डर होगा और उस आर्डर को सारे एक्सेप्ट करेंगे। जैसी मैनेजमेंट की, जैसी ऑर्गेनाइजेशन की, जैसी इंडस्ट्री का सिचुएशन होगा, उसी सिचुएशन के हिसाब से एक आर्डर को लिया जाएगा और उस चीज़ को सॉल्व किया जाएगा। दैट इज सेकंड कंसेप्ट। थर्ड कंसेप्ट इज पावर कंट्रोल एंड अथॉरिटी। देखो, पावर कंट्रोल अथॉरिटी के बारे में फॉलेट क्या बोलती है कि पावर क्या होती है? पावर उस चीज़ को बोलते हैं, उस एबिलिटी को बोलते हैं कि जिससे चीज़ें हैपन होती हैं दूसरे को अफेक्ट करके, दूसरे को अफेक्ट करते। पावर उस चीज़ को बोलते हैं कि हम दूसरे बंदे से वो काम कराना चाहते हैं, वो काम कराना चाहते हैं जो वो ना, मतलब जो वो चाहता ही नहीं कि मैं करूं, लेकिन पावर करवाती है वो काम। अब फॉलेट बोलते हैं कि टू टाइप्स ऑफ पावर है, एक है पावर आवर, एक है पावर विद। बोलते हैं जो पावर आवर है ये कोरेसिव पावर है, ये ठीक नहीं है। जो पावर विद है, कोऑपरेटिव पावर है, ये बहुत ही अच्छी पावर है, इसको फॉलो करना चाहिए। ये पावर का एक छोटा मोटा कंसेप्ट जो है फॉलेट ने बोला है। सेकंड चीज़, अथॉरिटी के बारे में क्या बोलती है? अथॉरिटी किसको बोलते हैं? लेजिटिमेट एंड रूल बेस्ड यूज ऑफ पावर। अथॉरिटी उस चीज़ को बोला जाता है जहाँ पे पावरफुल लोग जो है, पावर वाले लोग जो है, वो लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर यूज करें, मतलब कि एक लीगली तरीके से पावर को यूज करें। और थर्ड चीज़ जो है कंट्रोल है। बोलते हैं कंट्रोल जो है दो पेयर्स में आता है, एक आता है फैक्ट कंट्रोल, एक आता है मैन कंट्रोल। बोलते हैं फैक्ट कंट्रोल बहुत ही अच्छा होता है मैन कंट्रोल से, और एक आता है कोरिलेटेड कंट्रोल और एक आता है सुपर इम्पोज कंट्रोल। बोलती है फॉलेट क्या बोलती है कि कोरिलेटेड कंट्रोल जो है बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सुपर इम्पोज वाली चीज़ नहीं है। फैक्ट कंट्रोल बहुत ही सही चीज़ है, वह इसलिए क्योंकि इसमें मैन कंट्रोल नहीं है, इधर इंसान जो है बच जाता है। उसके बाद लीडरशिप। लीडरशिप का क्या बोलती है फॉलेट? लीडर बोलते हैं सिर्फ एक हेड नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन का। लीडर जो है इज नॉट जस्ट द हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बोलते हैं लीडर वो होता है जो एक सिचुएशन की, एक पूरी इंटायर सिचुएशन का एक कॉम्प्रहेंसिव व्यू रखे उसके बारे में। उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए उसका व्यू जो है बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए। और क्वालिटीज़ क्या होगी लीडरशिप की? बोलते हैं पहली क्वालिटी होती कोऑर्डिनेशन, जो पूरे बंदों को अपने साथ चलाए, कोऑर्डिनेट करके चलाए। डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। बोलते हैं कि एक लीडर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम को डिफाइन कर सके, जहाँ से प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे सॉल्व करो। और एंटीसेप्शन। एंटीसेप्शन क्या होता है कि फोर साइडेडनेस होनी चाहिए, उसकी नज़र फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की होनी चाहिए। और यहीं से लीडरशिप की क्या बोलती है फॉलेट कि ज़रूरी नहीं है कि लीडरशिप जो है एक मैनेजर के अंदर ही पाई जाए लीडरशिप क्वालिटी, ये एक वर्कर के अंदर भी पाई जा सकती है अगर उसमें ये वाली क्वालिटीज़ हो। हाँ, ज़रूरी नहीं कि एक मैनेजर के अंदर ही मतलब ऐसी ऐसी लीडरशिप क्वालिटी हो। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लीडरशिप। टाइप्स ऑफ लीडरशिप में पहली टाइप जो है लीडरशिप ऑफ पोजीशन। बोलते हैं ये एक ऐसी लीडरशिप ऑफ पोजीशन होती है जहाँ पे एक फॉर्मल अथॉरिटी कोई बंदा होल्ड करता है, जिसमें फॉर्मल अथॉरिटी हो, हाँ, उसमें थोड़ा सा बहुत पावर हो। हाँ, दूसरा लीडरशिप ऑफ पर्सनैलिटी है, जो पर्सनैलिटी के बेस पे बंदे में लीडरशिप होती है। हाँ, उसको फोर्सफुल पर्सनैलिटी बोलते हैं। कोई बंदा बहुत दबदबे वाला बंदा हो, हाँ, उसको लीडरशिप वैसे ही पर्सनैलिटी के बेस। और लीडरशिप ऑफ फंक्शन है, जो एक बंदे के पास लीडरशिप ऑफ फंक्शन सबसे बेहतर फंक्शन है लीडरशिप का, जो नॉलेज के बेस्ड पे, एक्सपर्टीज़ के बेस्ड पे हो, जो फील्ड के बेस्ड पे हो। तो गाइज़ ये था पूरा टॉपिक। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को आगे शेयर करो अपने फ्रेंड्स को। हाँ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।